गुड मॉर्निंग एवरीवन। जनरल हिस्ट्री ऑफिशियल के डेली जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आलोक रंजन। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो पहला क्वेश्चन है कि सूचियों को सही सुमेलित कीजिए। जो दो सूचियां दी गई हैं उनको सही सुमेलित करने की बात की जा रही है कि हड़प्पा इस किसने सबसे पहले खोज की थी इन स्थानों की, ये इसमें पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हड़प्पा की खोज सबसे पहले दयाराम साहनी ने की थी 1922-23 में। हस्तिनापुर की खोज बीबी लाल ने की थी 1950-52 में। तक्षशिला की खोज जॉन मार्शल ने की थी 1933-34 में। और कौशाम्बी की खोज एमजी मजुमदार द्वारा हुआ था 1936-37 में। हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में है। हस्तिनापुर दिल्ली के आसपास का एरिया है और कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में, जबकि तक्षशिला भी पाकिस्तान में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा, हड़प्पा का हो जाएगा दयाराम साहनी यानी ये तीसरा। हस्तिनापुर का हो जाएगा बीबी लाल यानी 4। और तक्षशिला की खोज की थी जॉन मार्शल ने, तो ये हो जाएगा 2। और कौशाम्बी की खोज की थी एमजी मजुमदार ने, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति से, दक्षिण भारत से, वैदिक संहिताओं से या चांदी के आहत सिक्के से? तो चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हमें हड़प्पा संस्कृति से देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चंस आईएएस के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। ये जो चांदी वो राजस्थान के जावर और अजमेर से चांदी को प्राप्त करते थे। ठीक है, आइए देखते हैं अगला। अगला ये हड़प्पा की मुहरों पर किस जानवर की आकृति नहीं मिली है? जो हड़प्पा से मुहरें प्राप्त हुई है उसमें किस जानवर की आकृति नहीं मिली है? तो यह आंसर हो जाएगा गाय। गाय की आकृति नहीं मिली है, बाकी सारे जानवरों की आकृति मिली है। तो इससे ये जानकारी मिलती है कि उस समय के लोग इन सब जानवरों से परिचित थे, इन सब जानवरों को पालतू बनाया करते थे। अन्य जानकारी यह है कि हड़प्पा की मुहर और जो टेराकोटा में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि उसमें हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि जानवरों का चित्रण मिलता है। गाय का जो महत्व है या उसके जो साक्ष्य वैदिक काल से मिलना इसमें शुरू होता है। अगला सवाल है कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो महमूद गजनवी का जो दरबारी इतिहासकार था वो उतबी था। उतबी की जो बहुत प्रसिद्ध रचना है वो है किताबुल यामिनी या उसको तारीख यामिनी भी कहा जाता है। अगला सवाल जो है कि शाहनामा के लेखक कौन था? शाहनामा जो पुस्तक है उसके लेखक फिरदौसी थे। और फिरदौसी जो थे वो गजनवी के दरबार का कवि थे और इससे फिरदौसी को पूर्व का होमर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? ये सारे ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा अल बरूनी, जो कि पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था। जबकि यहाँ देखिए दारा शिको है, ये दारा शिको है, इन्होंने भी पुराणों का ट्रांसलेशन करा के उसका अध्ययन किया था, पर ये पहले नहीं थे, बल्कि ये मिडिएवल काल के थे। दारा शिको औरंगजेब के भाई थे और औरंगजेब द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। अलबरूनी जी तो ख्वारिज्म के रहने वाले थे। ख्वारिज्म आज के समय का जो उज्बेकिस्तान है और जो खजाकिस्तान है वहां का जो क्षेत्र है उसको ख्वारिज्म कहा जाता था। यह गजनवी के साथ भारत आए थे और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वह तहकीके हिंद या इसको किताबुल हिंद भी कहा जाता है और ये अरबी भाषा में लिखी थी इन्होंने। इसका इंग्लिश में पहली बार अनुवाद किया था एडवर्ड साची ने और हिंदी में इसका अनुवाद किया है रजनीकांत शर्मा जी ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है कि किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? गांधी जी के कॉलेज का क्या नाम था? तो गांधी जी ने श्यामल दास कॉलेज जो भावनगर में था वहां से उन्होंने अपनी कॉलेज की शिक्षा प्राप्त की थी। ये बीपीएससी में क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। जो गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा थी वो पोरबंदर से हुई थी। इसके बाद गांधी जी ने हाई स्कूल शिक्षा जो लिया था वो अल्फ्रेड स्कूल राजकोट से प्राप्त किया था। और गांधी जी की लॉ की शिक्षा यानी कानून की शिक्षा उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से लिया था। इसको यूसीएल भी कहते हैं, लंदन का बहुत फेमस कॉलेज है। वहां पे ऑक्सफोर्ड शहर के आसपास ये कॉलेज है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? ये देखिए दक्षिण अफ्रीका पूछ रहा है, तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन किया था। जो इंडियन ओपिनियन है ना गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। गांधी जी द्वारा लिखित अन्य जो पुस्तकें हैं उसमें हिंद स्वराज, सत्य के प्रयोग, राम नाम,
मेरे सपनों का भारत, गीता बोध, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, ये गांधी जी द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। इसके अलावा नवजीवन भी गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक पत्रिका था, जिसकी शुरुआत 1919 में गुजरात में हुई थी और ये गुजराती भाषा में इसको शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि फिनिक्स फार्म कहाँ पे है? तो फिनिक्स फार्म डरबन, दक्षिण अफ्रीका में है। ये 1904 में फिनिक्स फार्म की स्थापना महात्मा गांधी जी ने ही दक्षिण अफ्रीका में की थी और इस स्थान पे जो अन्य लोग, जो प्रवासी लोग दक्षिण अफ्रीका में थे या जो ब्लैक थे, जिनके साथ रेसिज्म होता था अंग्रेजों द्वारा, उनके लिए एक स्थान था जहाँ पे आकर के वो शिक्षा लेते थे, जहाँ पे आकर के वो अपने विरोध करने का, प्रदर्शन करने की रणनीति बनाते थे। अगला क्वेश्चन है कि एम के गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी के किस चीज के समर्थक थे? ये सारी विचारधारा है। तो गांधी जी दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। दार्शनिक अराजकतावाद को इंग्लिश में बोलते हैं फिलोसफिकल एनार्किस्ट। और ये जो दार्शनिक अराजकतावाद है, ये बहुत हद तक मार्क्स के विचारों से मिलता जुलता है। इसमें अंतर यही है कि मार्क्स के विचारों में हिंसा निहित है, जबकि महात्मा गांधी के विचारों में अहिंसा निहित है। मतलब ये अहिंसा अनिवार्य रूप है। तो अगर मार्क्स के विचारों से हिंसा को निकाल दीजिए तो गांधी जी के विचार उससे बहुत ज्यादा मेलजोल खाते हैं। गांधी भी मार्क्स की तरह राज्य को हटाने का विचार रखते थे। गांधी भी राज्य की उपस्थिति, जो स्टेट होता है, उसकी उपस्थिति के बहुत समर्थक नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि राज्य की अगर उपस्थिति रहेगी तो जो आम लोग होते हैं, जो आम मानव होते हैं, उनके अधिकार कम हो जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि अब कुछ पॉलिटिकल क्वेश्चंस हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स। ये सारे ऑप्शन है। तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं और जो मौलिक अधिकार है वो भाग 3 में आते हैं। इसी में 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक दिए गए हैं। जबकि जो भाग 1 है उसमें राज्य एवं उसके अधिकार क्षेत्र की बात की जाती है, जो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। और नागरिकता भाग 2 में आती है, जिसमें आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक है। और ये जो अनुच्छेद 36 से 51 है, ये संविधान का भाग 4 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है, उसका वर्णन इस आर्टिकल में किया गया है। अगला कि संविधान में समता का अधिकार किन अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है? तो संविधान में समता का अधिकार यानी राइट टू इक्वलिटी अनुच्छेद 14 से 18 के बीच प्रदान किया गया है। तो आइए जरा देखते हैं कि इन आर्टिकल्स में क्या लिखा है। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता की बात करता है, यानी इक्वलिटी बिफोर द लॉ। आर्टिकल 15 किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है, यानी किसी भी व्यक्ति के साथ इन 5 आधारों पे किसी प्रकार का विभेद राज्य सरकार नहीं कर सकती है। अगला अनुच्छेद 16 इसमें लोक नियोजन के विषयों पे अवसर की समता की बात करता है। जो लोक नियोजन में जो नौकरियों में जो अवसर होंगे, जो अपॉर्चुनिटी होगी, उसमें कोई विभेद नहीं होगा, उसमें सबको समानता प्राप्त होगी। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत की बात करता है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। जबकि अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत की बात करता है, एबोलिशन ऑफ एनी काइंड ऑफ टाइटल्स। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार के बारे में ये सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है कि कभी भी निलंबित नहीं किया सकते हैं। अभी नहीं, ये कभी है, ठीक है ना। कभी भी निलंबित नहीं किया सकते, तो ये स्टेटमेंट गलत है। निलंबित किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, ये भी गलत है। प्रधानमंत्री के निर्देश पर नहीं हो सकते। राष्ट्रपति जी की इच्छा से निलंबित हो सकते हैं, ये भी स्टेटमेंट गलत है। आपातकालीन स्थिति में निलंबित हो सकती है, ये स्टेटमेंट सही है। अगर देश में आपातकाल लगा हो, आर्टिकल 352 हो या किसी और बाह्य आक्रमण हो जाए, कोई एक्सटर्नल फोर्सेस देश में हमला कर दे, उन परिस्थितियों में हम आपातकाल लागू कर सकते हैं। और ये अनुच्छेद 358 और 359 के माध्यम से आपातकाल लागू हो सकता है और उस आपातकाल की स्थिति में हमारे मौलिक अधिकार को सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन उस परिस्थिति में भी अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। ये हमारे 44वें संविधान संशोधन से ये प्रावधान किया गया है कि सरकारें चाहकर भी आर्टिकल 20 और 21 का निलंबन नहीं कर सकती। अब कुछ ज्योग्राफी के सवाल देखते हैं।
पहला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान रखता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां स्थान रखता है। भारत की कुल जो लैंड एरिया है वो 32,87,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है अप्रॉक्स। भारत से बड़े जो अन्य 6 देश हैं, तो एक नंबर पे रूस है, फिर कनाडा है, फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, फिर चाइना है, फिर ब्राजील है और फिर ऑस्ट्रेलिया है और 7वें नंबर पे भारत आता है। और अगर जनसंख्या की बात करें, पॉपुलेशन पूछे, तो भारत इस समय मौजूदा समय में 2023 में जब हम ये वीडियो देख रहे हैं, उस समय भारत पॉपुलेशन में दुनिया में नंबर 1 पे है और चाइना नंबर 2 पे है, यूनाइटेड स्टेट्स की ताजा रिपोर्ट के अनुसार। अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो इनमें से किस राज्य से होकर के गुजरती है। ऑप्शन है उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। दरअसल कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। वो राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आप इस मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं, ये हमारी कर्क रेखा है, ठीक है। ये गुजरात में एंटर होती है, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, देखिए कभी भी मैप में अगर दिशा पूछे तो दिशा को इस तरीके से देखा जाता है मैप में। एक स्ट्रेट लाइन खींचिए और एक ऐसे खींचिए। जो ऊपर होता है उसको नॉर्थ बोलते हैं यानी उत्तर, नीचे वाले को साउथ यानी दक्षिण, राइट साइड वाले को ईस्ट यानी पूरब और लेफ्ट साइड वाले को वेस्ट यानी कि पश्चिम कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है कौन सा राज्य। ऑप्शन है झारखंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। तो आइए देखते हैं इसमें से ये हमारा अगर कर्क रेखा है तो इसके ऊपर यानी उत्तर में कौन से राज्य स्थित है। तो ऑप्शन ये हो जाएगा मणिपुर, क्योंकि मणिपुर यहाँ पे स्थित है, ये मणिपुर है और ये कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। बाकी सारे राज्य कर या तो कर्क रेखा पे या कर्क रेखा से नीचे है। जैसे झारखंड कर्क रेखा पे है, मिजोरम कर्क रेखा पे और त्रिपुरा भी कर्क रेखा पे है। तो अगर आप मैप से एक बार देख लेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको परीक्षा में काम आएंगे। ये जो प्रमुख दर्शन है, जो कुल 7 प्रमुख दर्शन है भारत के, वो उनके बारे में और उनका प्रवर्तक कौन है, उनको शुरू किसने किया था, उसके बारे में जानते हैं। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जो योग दर्शन है उसके प्रवर्तक पतंजलि को माना जाता है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम को माना जाता है, ऋषि गौतम। सांख्य दर्शक के प्रवर्तक कपिल मुनि को माना जाता है। जो चार्वाक दर्शन है ये इन्हीं के नाम पे शुरू हुआ था, चार्वाक। हालांकि ये दर्शन बहुत फेमस नहीं हो पाया और समय के साथ ये दर्शन समाप्त होता गया क्योंकि इस दर्शन में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकलिटी की बात की गई है, इसलिए दर्शन धीरे धीरे एक तरीके से गौड़ हो गया, इसकी बातें कम होती है। जो वैशेषिक दर्शन है इसके उलूक कणाद इसके प्रवर्तक थे। पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के बद्रायण। आई होप ये फैक्ट है जो आपको एग्जाम्स में पूछेगा तो आपको काम आएगा। ये था वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा। अपना ध्यान रखिए, ऑल द बेस्ट।